Hello and Assalamu alaikum lovely friends and dear students, how are you all? I hope you all are fine and I welcome all of you on my YouTube channel Brainstorming Knowledge। आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का 12th चैप्टर जो है फ्रिक्शन, इसके टेक्सचुअल क्वेश्चंस करने वाले हैं। इसकी एक्सरसाइज करेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ। बस वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार चैनल पर आ रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही एजुकेशनल कंटेंट्स के लिए, ओके। और अपने दोस्तों तक भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी यहाँ से पढ़ सके। चलिए एक्सरसाइज, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है व्हाई आर द वर्न आउट टायर्स डिस्कार्डेड। जो वर्न आउट टायर्स हैं वो क्यों डिस्कार्ड किए जाते हैं। मतलब क्वेश्चन हमें ये पूछ रहा है कि जो पुराने टायर होते हैं वो क्यों फेंक दिए जाते हैं, वो क्यों निकाल दिए जाते हैं, उनको गाड़ी में क्यों नहीं रखा जाता। आंसर, द worn out tires are discarded because they do not offer the required amount of friction needed for applying brakes on the vehicles. As a result, vehicles can slip on the road and cause serious accidents. देखिए क्या होता है, जो worn out टायर्स हैं, worn out का मतलब पुराने जो हो गए हों, ठीक है, जो घिस गए हों, वो फेंक दिए जाते हैं। वो इसलिए फेंक दिए जाते हैं क्योंकि उन पे फ्रिक्शनल फोर्स उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करती है। जब गाड़ी वाला ब्रेक अप्लाई करता है, ब्रेक्स देता है, तो फ्रिक्शनल फोर्स उन पर ज़्यादा काम नहीं करती है और गाड़ी जो है स्लिप हो सकती है और उससे एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। इसलिए पुराने टायर्स चेंज कराने पड़ते हैं। The second question is why do carom coins move faster on carom board when dusted with talcum powder। जब वो आपने कैरम बोर्ड खेला होगा, जब स्ट्राइकर या बाकी जो कॉइन्स हैं वो जब नहीं चल रही होती हैं कार्डबोर्ड पे, तो हम क्या करते हैं, हम उस पर वो पाउडर लगाते हैं, टैल्कम पाउडर, और उसके बाद वो कॉइन्स फास्ट मूव होती हैं। ऐसा क्यों? द सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड ऑफर्स फ्रिक्शन टू द मूवमेंट ऑफ कॉइन्स ड्यू टू इरेगुलरिटीज़ इन इट। तो क्या होता है, सरफेस जो है कैरम बोर्ड की, उससे फ्रिक्शनल फोर्स आ जाती है, वहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। कॉइन्स अच्छी तरह से मूवमेंट नहीं कर पाती क्योंकि उस कार्डबोर्ड पे, उस कैरम बोर्ड पे इरेगुलरिटीज़ आ जाती हैं, वो रफ बन जाता है उसकी सरफेस। व्हेन द कैरम बोर्ड इज डस्टेड विद टैल्कम पाउडर द इरेगुलरिटीज़ इन द सरफेस ऑफ द कैरम बोर्ड गेट्स फिल्ड विद इट। और जब हम इसके ऊपर पाउडर लगाते हैं, उसके ऊपर जो इरेगुलरिटीज़ आती हैं, वो जो दाग धब्बे रहते हैं उसके ऊपर, वो भर जाते हैं उससे। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन सरफेसेज ऑफ द कैरम बोर्ड एंड कॉइन्स गेट रिड्यूस्ड। और जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाता है कार्डबोर्ड और कैरम बोर्ड और कॉइन्स के बीच में जो फ्रिक्शनल फोर्स होती है वो कम हो जाती है। एज ए रिजल्ट कॉइन्स मूव फास्टर ऑन द कैरम बोर्ड, और फिर कॉइन्स जो हैं वो फास्ट मूव होती हैं कैरम बोर्ड पे। द थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई इज द सरफेस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट मेड रफ। कन्वेयर बेल्ट की सरफेस रफ क्यों बनाई होती है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। सबसे पहले आपको मैं बता दूं स्टूडेंट्स, कन्वेयर बेल्ट होता है, ये एक ऐसा बेल्ट है जो कनेक्ट करता है दो पुलीज को आपस में। चेन का काम ये करता है और इसे बेल्ट से वो पुलीज मूव होती है और फैक्ट्रीज में वो मशीन्स चलती रहती हैं। द कन्वेयर बेल्ट इज़ यूज टू टर्न व्हील्स एंड पुलीज इन फैक्ट्रीज। तो देखिए इसका काम ही यही होता है, कन्वेयर बेल्ट का व्हील्स को घुमाना, पुलिस को घुमाना फैक्ट्रीज में। द सर्फेस ऑफ द कन्वेयर बेल्ट इज मेड रफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन सो दैट इट मे नॉट स्लिप। रफ इसलिए इसकी सरफेस होती है ताकि ये स्लिप ना हो, ठीक है। फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन बढ़ जाए इससे, क्योंकि आपको ये पता है स्मूथ सरफेस पे फ्रिक्शन कम होती है और रफ सरफेस पे ज़्यादा होती है। जितनी फ्रिक्शन ज़्यादा होगी, जितनी रफ सरफेस होगी, उतनी पकड़ इसकी अच्छी होगी और व्हील्स को ये अच्छे से घुमा पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई आर स्विंग मशीन्स ऑफन ऑयल्ड। स्विंग मशीन्स जो हैं, जिनसे कपड़े सीते हैं, टेलर जिनसे कपड़े सीता है, उनको तेल क्यों लगाना पड़ता है, उनमें तेल क्यों डालना पड़ता है कभी कभी। द सेविंग मशीन इज ऑयल्ड टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन इट्स वेरियस पार्ट्स सो दैट इट मे मूव फ्रीली एंड ईजीली। स्विंग मशीन्स को इसलिए ऑयल्ड किया जाता है ताकि फ्रिक्शन जो है कम हो जाए, ठीक है, उसके पार्ट्स जो हैं वो अच्छी तरह से फ्रीली मूव हो, अच्छे से ईजीली वो मूव हो और मशीन अच्छे से चले। फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डू न्यू ऑटोमोबाइल टायर्स हैव डीप ग्रूव्स। जो नए ऑटोमोबाइल्स हैं, जो नई गाड़ियां हैं, आपने देखी होंगी, उनके टायर जो हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं, वो नालियां जैसी होती हैं छोटी छोटी उनके टायर्स में। वो क्यों होती हैं? The new automobile tires have deep grooves to provide a required amount of friction to the vehicle। एक ही काम होता है उनका कि रिक्वायर्ड अमाउंट ऑफ फ्रिक्शन जो है वो व्हीकल को प्रोवाइड कराई जाए, ताकि जब भी गाड़ी वाला जो है, ऑटोमोबाइल ड्राइवर जो है, वो ब्रेक मारे तो गाड़ी रुक जानी चाहिए और जब स्टार्ट करे और जितनी स्पीड पे वो चलाना चाहे उतनी स्पीड पे चले। इट प्रिवेंट स्लिपिंग आर स्केडिंग ऑफ व्हील्स ऑन द रोड। इससे क्या होता है, ये ग्रूव्स पकड़ के रखती हैं रोड को। रोड भी थोड़ी रफ सरफेस की होती है और ग्रूव्स जो होते हैं तो इससे फ्रिक्शन कम हो जाती है और स्लिप गाड़ी नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डज अ बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लो डाउन। पूछा जा रहा है कि एक गेंद जब ग्राउंड पे रोल हो रही होती है तो वो क्यों रुक जाती है।
आंसर, द बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन ड्यू टू द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द बॉल। तो इसका भी सिंपल सा फंडा है। यहाँ पे भी फ्रिक्शनल फोर्स काम करती है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी काम करती है, ठीक है। अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स और नीचे ग्रेविटेशनल पुल होता है और इसकी वजह से गेंद रुक जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई आर बोट्स एंड एयरप्लेन्स गिवन स्पेशल शेप? बोट्स को और एयरप्लेन्स को एक स्पेशल शेप क्यों दी जाती है? Answer, the boats and airplanes are given a special shape called streamlined shape because it reduces the force of friction applied by water and air on them. जो बोट्स और एयरप्लेन्स को शेप दी जाती है उसको कहा जाता है स्ट्रीमलाइंड शेप। ये बात याद रखनी है, स्ट्रीमलाइंड शेप होती है इनकी। ये इसलिए, इससे जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो कम हो जाती है, ठीक है, वो रिड्यूस हो जाती है। जो फिर पानी अप्लाई करता है या फिर एरोप्लेन पे एयर अप्लाई करती है, फ्रिक्शनल फोर्स वो कम हो जाती है और ये अच्छे से मूव हो पाते हैं। इट हेल्प्स देम टू मूव इजीली एंड फ्रीली इन वाटर एंड एयर रिस्पेक्टिवली। और फिर जो बोट है वो पानी में और एयरप्लेन एयर में अच्छे से और फ्रीली और ईजीली मूव हो पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू मीटियोर्स बर्न ऑन एंटरिंग इनटू द एटमॉस्फेयर? जो मीटियोर्स हैं जो स्पेस में होते हैं वो जब एटमॉस्फेयर में एंटर होते हैं और फिर उनमें आग क्यों लग जाती है? The meteors enter into the atmosphere with very high speed. As a result, friction of the air increases their temperature enormously, due to which they get burnt on entering into the atmosphere of Earth. जो मीटियोर्स हैं जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है और उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो एयर की है इससे टेम्परेचर बढ़ जाता है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जब ये एटमॉस्फेयर में आते हैं तो इनमें आग लग जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डू पेंटर्स यूज सैंड पेपर्स इन पॉलिशिंग डोर्स? पेंटर्स जो हैं वो सैंड पेपर का यूज़ क्यों करते हैं डोर्स को पॉलिश करने के टाइम? Painters use sandpaper in polishing doors in order to remove the irregularities or rough projections on the surface and make it smooth so that they can move their brush freely on it. सबसे पहले उसको सैंडपेपर को रेगमाल कहा जाता है। रेगमाल का इस्तेमाल किया जाता है जब भी किसी खिड़की को या दरवाजे को पेंट करना होता है, ताकि उसके ऊपर जितनी भी इरेगुलरिटीज़ होती हैं, चाहे सीमेंट लगा हो या वाल पुट्टी लगी या कुछ भी, उसको ख़त्म किया जाए, प्लेन किया जाए, स्मूथ बनाया जाए, ताकि ब्रश अच्छे से चल पाए और पेंट अच्छी तरह से हो पाए। Now the 10th question is, why is it easier to tie a knot with a cotton string as compared to silk string? देखिए, कहा जाता है कि कॉटन स्ट्रिंग पे, कॉटन के धागे पे गांठ मारना आसान क्यों होता है और उस पर गांठ कामयाब भी रहती है एज़ कम्पेयर टू सिल्क स्ट्रिंग, जो रेशम का धागा होता है। अगर आपने ये ट्राई किया हो, जो रेशम का धागा होता है उस पर गांठ जब हम मारते हैं, नॉट करते हैं, तो वो जल्दी खुल जाती है और उस पर ईजीली गांठ लगती भी नहीं है। ऐसा क्यों? इट्स ईजियर टू टाई अ नॉट विद अ कॉटन स्ट्रिंग एज कम्पेयर टू सिल्क स्ट्रिंग बिकॉज सिल्क इज स्मूदर देन कॉटन एंड हैंस ऑफर्स लेस फ्रिक्शन एज कम्पेयर टू कॉटन। ये तो आसान है कॉटन स्ट्रिंग पे गांठ मारना। क्यों? क्योंकि सिल्क जो है, सिल्क ज़्यादा स्मूदर है, वो ज़्यादा स्मूदर होने की वजह से फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो कम ऑफर करता है, ठीक है, इसलिए वो पकड़ के अच्छी तरह से वो नॉट जो है नहीं रहता है। और कॉटन की इसके कंपैरिजन में अगर हम देखें, कॉटन की स्ट्रिंग पे ये गांठ जो है, नॉट जो है अच्छे से बंद रहती है। नाउ फिल इन द ब्लैंक स्पेसिस बाय चूजिंग द वर्ड्स फ्रॉम द लिस्ट गिवन बिलो। नीचे कुछ वर्ड्स हैं, लिस्ट है, मूवमेंट, स्लाइडिंग, स्ट्रीमलाइन, स्टैटिक, अपोजिट। फर्स्ट वन इज फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट्स इन द डायरेक्शन अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, ठीक है। फ्रिक्शन हमेशा किस डायरेक्शन में होती है? अपोजिट डायरेक्शन में। जो अप्लाइड फोर्स होता है उसकी अपोजिट डायरेक्शन में। सेकेंड वन, स्टैटिक फ्रिक्शन इज सेल्फ एडजस्टिंग फ्रिक्शन। कौन सी फ्रिक्शन सेल्फ एडजस्टिंग होती है? स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज़ वेरी यूजफुल एज इट हेल्प्स इन द मूवमेंट ऑफ द बॉडीज़। फ्रिक्शन क्यों यूजफुल है? क्योंकि ये हमें हेल्प करती है बॉडीज़ को मूव कराने में। द स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज 10 टाइम्स द रोलिंग फ्रिक्शन। जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो 10 गुना होती है ज़्यादा किससे? रोलिंग फ्रिक्शन से। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी गेंद को रोल कर रहे हो, ठीक है, और उसके साथ साथ किसी बॉक्स को आप स्लाइड कर रहे हो, दोनों के ऊपर अगर आप इक्वल फोर्स अप्लाई करोगे, गेंद जो है 10 गुना ज़्यादा दूर जाएगी बॉक्स से। ओके, इस तरह से मैंने आपको ये समझा दिया। आई होप कि आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा। ओके, चलिए। द बोट्स एंड एयरप्लेन्स आर स्ट्रीमलाइंड सो एज टू रिड्यूस द फ्लूइड फ्रिक्शन, ठीक है। ऊपर भी हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया, बोट्स और एयरप्लेन्स की कैसी शेप होती है? स्ट्रीमलाइंड शेप, ताकि फ्रिक्शनल फोर्स को ये क्या कर सके? रिड्यूस कर सके। नाउ स्टेटमेंट्स गिवन बिलो आर इनकरेक्ट, राइट द करेक्ट स्टेटमेंट्स। कुछ स्टेटमेंट्स जो नीचे दी हुई हैं ये इनकरेक्ट हैं, हमें इनको करेक्ट करके लिखना है।
फर्स्ट वन, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली मोर देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहा जाता है स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है थोड़ी सी ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। तो क्या ये सही है, ये गलत है? ये तो खुद कहा जाता है वहीं से। अब हमें इसको ठीक करके लिखना है, ऐसे लिखेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली लेस देन लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन जो है स्लाइटली कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। सेकंड वन, द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू डिक्रीज फ्रिक्शन। तो इसका क्या आएगा? द कन्वेयर बेल्ट्स आर मेड रफ इन ऑर्डर टू इंक्रीज फ्रिक्शन। द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेस डिक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। कहा जाता है जो फ्रिक्शन दो सरफेसेस के बीच में होती है उसे क्या होता है, वो डिक्रीज होती है, कम होती है। कब? जैसे दो सरफेसेस जो हैं उसका वेट जब इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है। इसका क्या आएगा? द फ्रिक्शन बिटवीन टू सरफेसेस इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन द वेट ऑफ द बॉडी। जब बॉडी का वेट इंक्रीज होगा उससे जो फ्रिक्शन है उन दोनों के बीच में वो भी बढ़ जाती है। द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द व्हील्स इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। जो व्हील्स ऑफर करते हैं फ्रिक्शन उसे स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। ये गलत है, तो क्या आएगा? द फ्रिक्शन ऑफर्ड बाय द व्हील्स इज रोलिंग फ्रिक्शन। उसको रोलिंग फ्रिक्शन कहा जाता है। लास्ट वन इज द फ्रिक्शन इंक्रीजेज विद द इंक्रीज इन द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ टू सरफेसेस। जो फ्रिक्शन है वो बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है जैसे ही कंटैक्ट में, दो सरफेस के कंटैक्ट में जो एरिया बढ़ जाता है। तो इसका क्या आएगा? द फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन टू सरफेसेस। फ्रिक्शन जो है फ्रिक्शन इंडिपेंडेंट है, फ्रिक्शन डिपेंड करती नहीं है एरिया पे। चाहे दो सरफेस के कंटैक्ट में कितना भी एरिया हो, वो फ्रिक्शन इससे इंडिपेंडेंट है, इससे फ्री है, इस पे फ्रिक्शन डिपेंड नहीं करती है। सो गाइज, दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज चैप्टर लाइट, चैप्टर नंबर 11। आई होप कि आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, अच्छे से क्वेश्चंस अंडरस्टैंड किए होंगे और अपनी कॉपी पे भी लिखे होंगे। हम नेक्स्ट चैप्टर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।